जी, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल हम लोग ये तो सारा डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। अब है ना थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ना सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस पोर्शन का ना, सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये लंबी होती है, मैंने इसे छोटी-सी बनाई हुई है, तो बल्कि हम एक बना ही लेते हैं नई, सिम्प्लिसिटी के लिए। तो अगर आप समझो, ये अपने पास आ गई प्रॉक्सिमल और ये अपने पास आ गई थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी, सही है? उसके बाद फिर आएगी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी। तो अभी सिम्प्लिसिटी के लिए हम लोग सिर्फ़ इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल तो डिस्कस कर लिया। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अच्छा पहले भी देखें आप, जो लूप ऑफ हेनरी है ना, अपने पास जो अपने पास पीसीटी और अपने पास डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ठीक है? और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सारे होते हैं कोर्टेक्स के अंदर, किडनी के कोर्टेक्स के अंदर। जो ये लूप ऑफ हेनरी है और जो मेडुलरी कॉर्टिकल ट्यूब्यूल्स हैं, ये होती हैं मेडुला के अंदर, किडनी के मेडुला के अंदर। ये तो आपको आइडिया होगा ही ना, लाइक ये अपने पास किडनी है, तो इसका ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये अपने पास होता है मेडुला, और ये साइडों वाला जो पोर्शन है ये होता है कोर्टेक्स, ठीक है? तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है? पीसीटी, जो लूप ऑफ हेनले है वो जाता है मेडुला के अंदर, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट होगी वो कोर्टेक्स में, और जो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट होगी वो मेडुला में। तो इस तरह नेफ्रॉन की लोकेशन होती है, अगर आपको समझ आ रही हो तो। हम लोग अच्छा, ये बात करने का मकसद, असल में ना जो मेडुला है ना, वो वहाँ पे इंटरस्टिशियम हाइपर ऑस्मोलर होता है। लाइक अगर आप मेडुला में नीचे जाओ, तो लाइक यहाँ तो अपने पास 300 थी ऑस्मोलैरिटी। 300 क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि प्लाज्मा की ऑलमोस्ट 300 होती है, तो यहाँ भी उसकी जितनी होती है प्लाज्मा जितनी, 300। इससे नीचे जाना शुरू होना अगर आप मेडुला के अंदर, तो फिर 600, 800, 1000 और 1200, ये ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती जाती है। अब ये ऑस्मोलैरिटी कैसे आती है, वो सारी बातें बात की हैं। फिलहाल आप बस मेरी बात मान लें कि इसमें ना नीचे जाते-जाते ना जो इंटरस्टिशियम है वो हाइपर ऑस्मोलर होता रहता है। सही है? अच्छा, तो हम सेल्स बना रहे थे। हम लोगों ने थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी के सेल्स बनाए। ये सेल्स जो है ना, इनके ऊपर बस एक ही ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है? कौन से वाले जो हमारे काम के हैं, वो कौन से? एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन 1, ठीक है? दोनों तरफ, दोनों मेम्ब्रेन पे, ल्यूमिनल साइड पे भी और बेसोलैटरल साइड पे भी। तो ये एक्वापोरिन 1 होता है अपने पास ट्रांसपोर्टर्स दोनों साइड्स पे। तो अभी अभी तक क्या हुआ था, पीछे से जो हमारे पास फ्लूइड था, आपको पता है यहाँ प्लाज़्मा से भी फ़िल्टर हुआ था, ठीक है? फ़िल्टर होके मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट पीसीटी जो osmolarity है वो सेम रहती है, 1, जो उसकी टीएफ ओवर पी की वैल्यू है 1 रहती है। मतलब osmolarity प्लाज़्मा जितनी रहती है, जितना सोल्यूट रीअब्ज़ॉर्ब होता है उतना ही वाटर रीअब्ज़ॉर्ब होता है। तो ओवरऑल यहाँ भी अ, इसका मतलब 300 ही रहेगी, जितनी प्लाज़्मा की है ना। सपोज़ करें 300, आपको पता है 300 नहीं होती है, आपको पता है 275 से 295 होती है। हम आसानी के लिए 300 लेके चल रहे हैं। तो 300 ही रहेगी पीसीटी के एंड तक। लेकिन जब ये जाएगा ना इधर नीचे मेडुला के अंदर जाएगा हमारा फ्लूइड, हमारा ट्यूबुलर फ्लूइड, तो आपको पता है यहाँ ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा तो होती जा रही है, और लो ऑस्मोलर से हाई ऑस्मोलर की तरफ फ्लूइड मूव करता है। तो सोल्यूट्स जो है ना, वो नहीं मूव करेंगे, और वाटर है वो फ्लो कर जाएगा बाहर को, वाटर बाहर जाता जाएगा। अगर आप ऑस्मोलैरिटी चेक करें ना, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी 600, यहाँ पे हो जाएगी 800, यहाँ पे 1000, मतलब जितना बाहिर है उसके बराबर चली जाएगी ना ऑस्मोलैरिटी। तब तक फ्लूइड मूव करता जाएगा जब तक दोनों कंपार्टमेंट्स में ऑस्मोलैरिटी बराबर ना आ जाए। ऐसे ही होता है ना? तो इसी तरह ही होगा, और यहाँ पे आके हो जाएगी 1200। आई बात समझ में? तो जो जो अपने पास थिन डिसेंडिंग लिम्ब है ना लूप ऑफ हेनरी की, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑस्मोलैरिटी में, ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी में ज़्यादा हो रहा है, इज़ाफ़ा हो रहा है। सही है? इवन कि 1200 जो मैक्सिमम है ना, वहाँ तक चला गया ऑस्मोलैरिटी। ठीक है? अब यहाँ से आना है अपने पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। अब हमने यहाँ से आगे डिस्कस करना है
कि अब असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के जो असेंडिंग लिम्ब है ना, उसमें क्या होगा? वो हमें डिस्कस करना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कि जो हमारे पास ये वाला पोर्शन था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा ये जो क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हैनले का। इधर है ना, ये फ्रीली परमिएबल है वाटर के। क्या है? फ्रीली परमिएबल। अब जो अगले पार्ट्स आएँगे ना हमारे पास, जो एक अपने पास आ गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, या फिर थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ठीक है? ये, और साथ में जो ये अर्ली डीसीटी है, अर्ली डीसीटी, ये इम्परमिएबल है वाटर से। ऑलवेज इम्परमिएबल, मतलब यहाँ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है? जो इससे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, कौन सा? एक आप कह लो लेट डीसीटी, या फिर डिस्टल डीसीटी, और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट्स। यहाँ पे जो वाटर की परमेबिलिटी है ना, वो डिपेंड करती है एडीएच की अवेलेबिलिटी पे। सही है? एडीएच के होने ना होने से यहाँ की परमेबिलिटी में चेंज आएगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब हम डिस्कस करने लगे हैं इधर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। मैंने इसलिए मैं ना ये बुक में आपके फिलहाल ये नहीं उसने बताया हुआ थिन वाला, आगे जाके वो बताएगा। लेकिन हम लोगों ने, मैं कहा चलो फ्लो चलता रहे, हमारा पीसीटी डिस्कस किया है, अब हम लोग थिन असेंडिंग में देख लें क्या हो रहा है। सही है? अभी आपने इस तरह से परेशान नहीं होना थिन वाली टॉपिक से। वो जब हम कैसे कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है ना, वो पढ़ेंगे, तब हम इस चीज़ को, टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या मैंने नीचे रहते-रहते हाइपोस्मोलर कर दिया फ्लूइड को। अब हम डिस्कस करते हैं अपने पास ये जो थिक लिम्ब है। अच्छा जी, तो अभी मैंने ना अपनी आसानी के लिए ये 2 सेल्स बनाए हैं इसकी वॉल के, थिक लिम्ब के, और एक जो अर्ली पार्ट है ना डीसीटी का, उसका भी एक सेल बनाया है। अब चूँकि ये सेम ही होते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट मतलब दोनों आपको पता है इम्परमिएबल है, तो इसलिए मैं इन दोनों को इकट्ठे ही डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं थिन को। थिन की जो बेसोलैटरल सरफेस होगी, ठीक है? वहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स हों, वहाँ पे कौन से ट्रांसपोर्टर्स होंगे? जैसे कि होते हैं सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस। तो सोडियम बाहिर और पोटेशियम अंदर, ठीक है? ये तो हो गया। इसकी ना जो ल्यूमिनल साइड है, वहाँ पे खास किस्म का ट्रांसपोर्टर लगा होता है, ठीक है? हम एक ही बना लेते हैं। इसका नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है? ये क्या करते हैं? 1 मिनट। एक सोडियम, एक पोटेशियम, और 2 क्लोराइड को सेल के अंदर खींचेगा, ठीक है? और तो जो क्लोराइड है ना, वो तो यहाँ उसके चैनल्स होंगे, उसके थ्रू निकल जाएगा, और जो सोडियम है, वो आपके सामने ही है, वो उसका बकायदा पंप लगा हुआ है पीछे, तो वो भी अपने पंप के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन पोटेशियम दोनों तरफ से अंदर आ रहा है। पोटेशियम को यहाँ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस अंदर भेज रहा है, और यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्टर है सोडियम, इसका नाम लिख लेते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है? जो ल्यूमिनल साइड पे ये टू टू अपना पोटेशियम को ये भी अंदर खींच रहा है, तो एज ए रिजल्ट ना पोटेशियम की तादाद अंदर ज्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा? यहाँ तक समझ आ गई? 1 मिनट। अब जो पोटेशियम अंदर ज़्यादा हुआ है ना, पोटेशियम के लीकी चैनल्स पता है कहाँ होंगे? वो होंगे ल्यूमिनल साइड पे, इस साइड पे, सही है? तो अब पोटेशियम जो यहाँ ज़्यादा हुआ खड़ा था ना, वो फिर मूव कर जाएगा दोबारा ल्यूमिनल, पहले ये ट्रांसपोर्टर अंदर खींच रहा है, और इधर जो लीकी चैनल्स हैं, इनके थ्रू ल्यूमिनल में दोबारा आ जाएगा। एज़ अ रिज़ल्ट यहाँ पे ना पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा ल्यूमेन के अंदर, पोटेशियम के जो ल्यूमेन के अंदर आने की वजह से। सही है? जी, तो यहाँ तक समझ आ गई आपको? क्या-क्या हुआ है? सोडियम पंप लगा हुआ है, यहाँ पे को-ट्रांसपोर्टर लगा है, सोडियम निकल जाएगा, पोटेशियम सेल के अंदर इकट्ठा होता जाएगा, क्लोराइड भी निकल जाएगा। जो पोटेशियम इकट्ठा होगा वो बाद में लीक आउट कर जाएगा ल्यूमेन के अंदर। जी, तो यहाँ तक समझ आ गया हमें? ये पोटेशियम आने की वजह से ना मैंने यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव डेवलप कर दिया है। अच्छा, पहले पूछ सकते हो कि बाकी आयन्स भी तो मूव कर रहे थे, उनकी वजह से क्यों नहीं हुआ? तो पहले ही क्लियर कर दूँ, ये 2 पॉजिटिव अंदर जा रहे हैं, साथ में 2 नेगेटिव भी
अंदर जा रहे हैं, तो पीछे न्यूट्रल ही डेवलप होगा, ऐसा ही है। और बाकी सब कुछ भी सेम ही है। सिर्फ ये जो पोटेशियम एक्स्ट्रा अंदर इकट्ठा हो रहा था ना, इसने लीक करना है। वैसे ना कुछ पोटेशियम बाहर भी बेज़ोलैटरल सरफेस से भी निकल जाता है, लेकिन जो डिफ्यूज़ बैक करता है ना ल्यूमेन के अंदर, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल अंदर डेवलप होता है और प्लस 8 मिलीवोल्ट का ना पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। अब ये क्यों मैं इतना बातें कर रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, ये बड़ा काम का है। यहाँ पे हम लोगों ने देखो सोडियम भी देख लिया, पोटेशियम भी देख लिया, क्लोराइड भी देख लिया, तो बाकी वाले किधर हैं? बाकी कौन-कौन से रह गए बताएँ मुझे? एक कैल्शियम रह गया अगर आपको याद हो, एक मैग्नीशियम रह गया, ठीक है? और एक फॉस्फेट रह गया। अमाइनो एसिड सारे पीसीटी में चले गए, रीअब्ज़ॉर्ब हो गए। जो ग्लूकोज़ थी सारी प्रोक्सिमल कन्वर्जिव ट्यूब्यूल में रीअब्ज़ॉर्ब हो गई। अब हमारे पास ये चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, तो इसमें से ना जो फ़ॉस्फ़ेट है, इसका मैंने आपको बताया था कि फ़ॉस्फ़ेट ने जितना होना था वो पीसीटी में होगा। हमने कहा था 85% रीअब्ज़ॉर्ब होता है और उसके अलावा फिर बाकी सारा फ्लश आउट हो जाता है यूरिन के साथ। ये बात भी याद है, तो इसको भी निकाल देते हैं। इसका भी हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमारे पास रह गए 2 कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनकी रीअब्ज़ॉर्प्शन कैसे होती है थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में? उसकी उसके लिए मैंने बताया कि पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है प्लस 8 मिली वोल्ट का ड्यू टू जो डिफ्यूजन है पोटेशियम की और इस पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव आयंस को रिपेल करते हैं एज ए रिजल्ट ये जो सेल्स के दरमियान वाला रास्ता होता है ना वहां से निकल आते हैं इस रिपल्शन की वजह से। सही है। तो ये लोग इनके लिए ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये जस्ट इस रिपल्शन की वजह से ट्रांस सेलुलर रूट के थ्रू निकल आते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक और बात बड़ी अहम है और कैल्शियम, मैग्नीशियम आपने देखा है इन दोनों के लिए एक ही रास्ता है, ट्रांससेल्युलर रूट। तो इनकी ना आपस में ये कम्पीट करते हैं। कम्पीट इस तरह करते हैं कि सपोज़ कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा ना अगर थिक इसमें असेंडिंग लिम्ब में, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रीअब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा, मैग्नीशियम की कम रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी। अगर मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाए, तो एज़ अ रिज़ल्ट कैल्शियम रीअब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा। कैल्शियम की ज़्यादा रीअब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा बॉडी में और वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है? तो हाइपर मैग्नीसीमिया से इस तरह हाइपोकैल्सीमिया होता है। ठीक मतलब कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है। ये बात याद रह जाएगी। तो जो अपने पास है ना असेंडिंग लिम्ब इसका मोटी-मोटी बातें सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, जो अब आपको ना मैं बताता हूँ कि यार मैंने जो आपको ओस्मोलैरिटी वाला वो सारी कहानी सुनाई थी कि वो 1200 चल तक चला गया था ओस्मोलैरिटी उसका क्या बनेगा? अब होगा ये 1 मिनट।